उपयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति से अनजान होते हुए करते हैं। आपने अपनी अम्मा को देखा होगा कि आपकी माँ जो है वो क्या करती है, तांबे के लेखों को चमकाने के लिए एक नींबू का टुकड़ा लेके उस पर रगड़ती। इसका अर्थ ही होता है खट्टा, यानी आपका नींबू का रस, संतरे का रस तो वो अलग। इस साइड वाले जो आपको जितने भी दिख रहे हैं ये क्या है, सब्सटेंस है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। तो HCl हो गया। ये सब क्या है, हमारे मजबूत एसिड हैं। जी हाँ, ये अत्यधिक संक्षारण होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं वो आपका चैप्टर है, क्लास 7 का चैप्टर है, साइंस चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जहां दोस्तों ये आपकी तगड़ी वीडियो, इसमें हम इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। ये आपका क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस प्रक्रिया को समझना बड़ा ही आसान है बबुआ, समझ लेना इसको, बड़ा ही आसान है समझना। कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीजों का उपयोग करते हैं ना, और उपयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति से अनजान होते हुए करते हैं कि नहीं। हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी माँ को देखा होगा, आपने अपने अम्मा को देखा होगा कि आपकी माँ जो है वो क्या करती है, तांबे के लेखों को चमकाने के लिए एक नींबू का टुकड़ा लेके उस पर रगड़ती है। आपने कभी सोचा है क्यों? जी हाँ, उसको चमकाने के लिए। और आपने कभी सोचा है कि एक एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति, आपको एसिडिटी है तो आपको क्या दिया जाएगा, सोडा वाटर दिया जाएगा। तो एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति को सोडा वाटर क्यों दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कभी? दरअसल हर रासायनिक पदार्थ के कुछ ना कुछ गुण होते हैं ना। जी हाँ, तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम सभी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, उसको सामूहित कर सकते हैं। किसमें सामूहित कर सकते हैं? तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सामूहित कर सकते हैं, यानी कि आप अम्ल, क्षार और लवण में इसको सामूहित कर सकते हैं। तो वही हम अम्ल, क्षार और लवण, इन समूहों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करती है। चलिए ये वीडियो को और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें तो आप समझ पाएंगे ये। तो सबसे पहले इसमें जो सीखेंगे वो है एसिड क्या होता है। जी हाँ, एसिड हमको समझना है। तो एसिड क्या होता है? एसिड शब्द की उत्पत्ति, जी हाँ ध्यान से सुनिए, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। किससे? एसिडस से। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। जी हाँ, यानी सभी अम्ल पदार्थ खट्टे होते हैं कि नहीं? सभी अम्ल पदार्थ क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे दही, कड़ हो गया, जैसे नींबू का रस, जैसे संतरे का जूस, रस हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, सारे स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इन पदार्थों, जो अभी मैंने बताया, दही हो गया, आपका नींबू का रस हो गया, तो ये सब खट्टे पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों के विभिन्न प्रकार हैं, मतलब कि इसको आप, जैसे आपका कड़ हो गया, दही हो गया, तो वो उसमें कौन से आपका अम्ल में आता है, ये आपको पता है, ये भी हम समझेंगे। कड़ लैक्टिक एसिड हो गया, तो आपका दुग्धाम्ल एसिड हो गया, तो वो उसमें आता है, इस प्रकार के अम्ल में आता है। यानी आपका नींबू का रस, संतरे का रस, तो वो अलग आपका पदार्थ में आता है, दो अलग अम्ल में आता है। ऐसे समझ में आ रहा है? तो यही इसमें है। चलिए, आपने एसिड तो समझ लिया क्या होता है, वाड़ी एसिड समझ लिया। अब इसमें हम जो सीखेंगे वो आपका है एसिड क्या होता है। आपने एसिड क्या होता है, एसिड्स, वाड़ी एसिड्स क्या होता है समझ लिया। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। तो आइए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, फिर आपका मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होता है, यानी एसिड, अम्ल का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, अम्लों की उनकी उत्पत्ति, शक्ति और अम्ल के आधार पर पानी में मिलाए गए मात्रा के आधार पर इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है अम्लों को। जी हाँ, आपने सुन लिया मैंने क्या किया, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड कहलाता है। चलिए, अब जैसे इसमें क्या आ जाता है कि मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। बबुआ इसको जरा ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझोगे। तो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जी हाँ इसको समझ लो।
ये क्या होता है? जी हाँ, उत्पत्ति। जी हाँ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अम्लों को क्या किया गया है? अम्लों को खनिज और कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्बनिक अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह आपका मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड यानी खनिज और कार्बनिक एसिड्स अम्ल यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अम्लों को खनिज और कार्बनिक अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ, और ये समझ लीजिए कि आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली, हाँ, नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड को, अम्ल को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है यानी कार्बनिक एसिड भी कहा जाता है। जी हाँ, ये समझ लिया। क्योंकि वे जीवित जीव और जीवित जीव पौधे हो गए या जानवर से प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसको कार्बनिक एसिड कहा जाता है। ये समझ में, जैसे उदाहरण के लिए आपका जैसे हो गया, उदाहरण के लैक्टिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया ना, तो ये सब क्या है? आपके ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए, अब पृथ्वी पर मौजूद, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर मौजूद खनिज से प्राप्त को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या है? आपके पृथ्वी पर मौजूद हैं, एसिड्स हैं, ये एसिड्स हैं। चलिए, तो ये मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सम नेचुरली, यानी कि जैसे कोई कर्ड हो गया, दही हो गया, तो उसका क्या होता है? अम्ल क्या कहा जाता है? अम्ल तो कई तरह के हैं, तो अम्ल उसका क्या होता है? नींबू और संतरे का अम्ल क्या होता है? ये सब आपका इमली का क्या होता है? अम्ल। तो ये सब पढ़ते हैं। चलिए आइए उसको भी लिखते हैं, उसको भी हम समझते हैं। दोस्तों आइए, चलिए, तो हमने लिख लिया है, इसको समझ लो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चलिए तुम समझ लो इसको, क्या है ये? सम नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स, यानी कि कुछ प्राकृतिक रूप से अम्ल, जिसमें अम्ल पाए जाते हैं, वो आपके कुछ प्राकृतिक रूप से पदार्थ हैं, उसमें अम्ल हैं। क्या अम्ल है तो वो भी बात कर लेंगे। आइए, तो ये सब्सटेंस है। जी हाँ, इस साइड वाले जो आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये क्या है? सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस हैं, यानी पदार्थ हैं। और इस साइड वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? आपके तो एसिड्स हैं। क्या है? एसिड्स हैं। तो चलिए, इधर तो आपको दिखेगा नहीं, तो हम छोड़ देंगे लिखने। तो ये आपका सब्सटेंस है, पदार्थ है, और ये एसिड है। तो देख लो, एसिड, पहले पदार्थ की बात कर लें। वेनेगर यानी क्या होता है? पता है आपको? जी हाँ, सिरका होता है वेनेगर यानी। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज एंड लेमन्स यानी कि संतरा और नींबू, तो ये दोनों क्या हैं? सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं। तो इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब टैमेरिंड, तो टैमरिन यानी इमली, तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी खट्टा फल है, तो आपका टैट्रिक एसिड पाया जाता है। अब कर्ड, दही, तो दही में कौन सा पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी दुग्धामल एसिड पाया जाता है। अब दुग्धामल, बस दुग्धामल बोलते हैं, तो ये आपका दुग्धामली एसिड कहलाता है। फिर आपका एंड बी स्टिंग, यानी कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ इसमें भी अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब जैसे आंवला विटामिन सी है, खट्टे फल में विटामिन सी होता है, आंवला एक विटामिन सी है, तो उसमें क्या होता है? एसॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब एप्पल की बात कर लो, तो एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये क्या है? पदार्थ हैं, इसमें ये एसिड पाए जाते हैं। अब हम सम मिनरल्स एसिड की बात करेंगे। सम मिनरल्स एसिड, तो हम यहां पर लिखें कि सम मिनरल्स एसिड्स, तो ये क्या है भाई? तो यहां पर देखेंगे कि आपका मिनरल्स रहेगा और उसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा। जी हाँ, मिनरल्स रहेंगे एंड उसके केमिकल फॉर्मूला रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हाइड्रोक्लोरिक, यह भी याद करना जरूरी है, याद नहीं किया तो पछताओगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या पाया जाता है? जी हाँ, मतलब कौन सा इसका फॉर्मूला होता है? तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बना दिया वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब दूसरा जो आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें क्या केमिकल फॉर्मूला होता है कि H2
SO4, ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब आ जाता है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, HNO3। अब जो आखिरी जो आ जाता है वो आ जाता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का H2SO3, तो इसका तरह बस यहाँ पर 3 है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये केमिकल फॉर्मूले हो गए, ये आपका मिनरल्स है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है बस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आ सकते हैं प्रश्न, इससे भी आ सकते हैं प्रश्न। तो ये हुआ इसमें। चलिए इतना समझ गए, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आइए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होता है इसको समझ लो, बड़ा ही आसान है। क्या समझना है इसमें, आइए समझते हैं। यानी शक्ति के आधार पर अम्लों को प्रबल अम्ल, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रबल अम्ल और आपका दुर्बल अम्ल में वर्गीकृत किया जाता है शक्ति के आधार पर ये दो अम्ल को। यानी कि अधिकांश खनिज अम्ल प्रबल होते हैं और कुछ आमतौर पर क्या होते हैं कि आमतौर पर मजबूत एसिड हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला हुआ, केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि नाइट्रिक एसिड का ये मजबूत एसिड है तो HNO3 हो गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया तो HCl हो गया। ये सब क्या है, हमारे मजबूत एसिड हैं। जी हाँ, ये अत्यधिक संक्षारण होते हैं, इसलिए इसको संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए और इनका स्वाद कभी लेना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और अधिकांश कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं, जो अभी मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक, सल्फर, नाइट्रिक, ये सब मजबूत एसिड हैं। और अधिकांश कार्बनिक अम्ल जो क्या कमजोर होते हैं, उनका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए करते हैं। तो ये इसमें समझने वाली बात है। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड कहलाता है। समझ लिया, इसको समझ लिया। अब डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो ये क्या है। जी हाँ, आपने कभी सोचा है कि ये क्या है, डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पतला और केंद्रित एसिड क्या होता है। जी हाँ, इसका यही हिंदी होता है। तो पतला और केंद्रित एसिड क्या होता है, अम्लों में घुले पानी की मात्रा के आधार पर, घुले पानी की मात्रा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अम्लों को तनु और साद्र अम्लों को वर्गीकृत कर सकते हैं, तनु और साद्र अम्ल में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है। जी हाँ, यानी कि साफ साफ कहना है कि केंद्रित एसिड जो है वो क्या होता है, कम होता है। जी हाँ, ये कम होता है, और जो पतला एसिड जो है वो अधिक होता है। तो ये आपका डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। चलिए दोस्तों, इसको आप समझ में आ गया, तो ये समझ लिया बबुआ। चलिए अब हम समझेंगे वो आपका है बेस। जी हाँ, बेसिस क्या होता है, एसिड समझ लिया, एसिड खत्म, बेसिस शुरू। चलिए दोस्तों, ये क्या है, क्षार का है। आइए इसको हम समझते हैं। ये क्षार क्या है, क्षार में साबुन। जी हाँ, क्षार में साबुन जैसा और कड़वा स्वाद होता है। क्षार में क्या होता है, साबुन जैसा और कड़वा स्वाद होता है। ये दो उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं क्षार। तो वो कौन कौन से दो उपयोग हैं, पहला तो ग्रीस और गंदगी को हटाने के लिए, और दूसरा एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए। ये दो उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं क्षार। समझ में आया। चलिए, आपने साबुन के सवन और फिसलन स्पर्श पर ध्यान दिया होगा। जी हाँ, आप क्या करें, बेकिंग सोडा का घोल बनाएं, उसे अपनी उंगलियों पर रखें और उंगलियों को रगड़ें, तो आपको छूने पर क्या महसूस होता है, ये आप जानते हैं। जी हाँ, ये समझ गए होंगे। तो ये आपका क्षार कहलाता है। तो इसे छूना साबुन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रगड़ते हैं अपने उंगलियों पर तो इसे छूना क्या है, साबुन है। क्या है, जी हाँ। तो अब हम कुछ सामान्य आधार की बात करेंगे। इसे बेस को आधार और क्षार भी कह सकते हैं। तो इसका आधार की बात कर लेते हैं या क्षार की बात कर लें, कुछ सामान्य क्षार की बात करते हैं। आइए समझते हैं इसको। दोस्तों आइए, चलिए, हमने तो लिख लिया है कि सम कॉमन बेस, यानी कुछ सामान्य आधार। तो आधार क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है कि वाष्प स्टिंग, यानी तैतीय का डंक। तैतीय का डंक में क्या होता है, ये सब्सटेंस है। जी हाँ, इधर वाले जितने भी सब्सटेंस हैं और इधर वाले जितने भी हैं वो आपके आधार हैं। तो इसमें वाष्प तैतीय का डंक में क्या होता है, वाष्प मतलब आपका वेग क्या होता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेग, एक जटिल आधार होता है। अब सोप की, साबुन की बात कर लो, तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मैग्नीशिया है, ये देख लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें क्या होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाई की बात कर लो तो लाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनिया की बात कर लो, अमोनिया सॉल्यूशन यानी अमोनियम आपका घोल, अमोनिया का घोल, तो इसमें क्या होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब इधर देखिए, अब इधर जो है आपके इधर पदार्थ हैं और उसके केमिकल फॉर्मूलेज है, रासायनिक नाम है इधर, इसके केमिकल फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि आपका ये सब आधार हैं, ठीक है, ये साइड वाले जितने भी हैं वो आधार हो गए, इसका केमिकल फार्मूला हो गया। तो Na हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na यानी सोडियम होता है, पता होगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है फॉर्मूला इसका NaOH। अब K यानी क्या होता है पोटेशियम होता है, पोटेशियम इसको हम दर्शाते हैं इस तरह से, K से पोटेशियम इसका मतलब होता है। तो पोटेशियम में हाइड्रो ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला KOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है CaOH2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब जैसे Mg की बात कर लो, Mg यानी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या इसका केमिकल फॉर्मूला MgOH2 होता है। अब जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH क्या होता है, NH आपका NH4OH होता है। अब Al यानी अल्मुनियम हो गया, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड में AlOH3 होता है। तो ये इनके फॉर्मूले हुए हैं इन आधार के, इन बेस के, इन क्षार के। चलिए तो ये समझ में आया। अब हम कैटेगरीज ऑफ बेस की बात करेंगे। तो दो कैटेगरीज में बांटा गया है इसको, एक तो आपका बांटा गया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस और दूसरा डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस, ये है। तो आइए सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस क्या होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये कास्टिक सोडा है, यानी इसका फॉर्मूला NaOH होता है। और जैसे आपका हो गया, क्या हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जिसे कास्टिक पोटास कहा जाता है, तो ये KOH कहते हैं इसको, इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये क्या है मजबूत आधार हैं, मजबूत क्षार हैं, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। और ये अत्यधिक संक्षारक होते हैं, इसलिए इसको संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए और इनका उपयोग कभी नहीं, इनका स्वाद कभी नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका कहलाता है मजबूत आधार। अब कमजोर आधार की बात कर लें तो कमजोर आधार यानी जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और आपका अमोनियम, ये सब हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सब क्या है कमजोर आधार है, क्या है वीक बेस है, कमजोर आधार हैं। तो इनका उपयोग जो है वो हमारे भोजन, हमारे दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कमजोर बेस कहलाता है, इसको भी आपने अच्छे तरह से समझ लिया। अब हम बात करेंगे डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट बेस, यानी कि पतला और केंद्रीय क्षार की बात क्या है। जहाँ दोस्तों डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या है, यानी अम्लों की तरह एसिड की तरह, यानी ये मतलब कम पानी वाले क्षार क्या होते हैं, तो वो आपके होते हैं क्या आपका केंद्रित आधार होते हैं। जी हाँ, कम पानी वाले क्षार केंद्रित आधार होते हैं अम्लों की तरह, और अधिक पानी वाले क्षार तनु होते हैं, तो ये अम्लों की तरह। तो ये आपका कहलाता है डिल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। चलिए ये समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस की, यानी तटस्थ पदार्थ की। ये क्या होता है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस यानी क्या होता है, हाँ तो ये न्यूट्रल, जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल सब्सटेंस यानी क्या होता है सब्सटेंसेस, तो न्यूट्रल सब्सटेंस में लिख देता हूं, यानी क्या होता है तटस्थ पदार्थ, यानी कि इन प्रकार के अम्ल, मतलब कि न्यूट्रल सब्सटेंस यानी क्या होता है कि कुछ जो आपका पदार्थ है ना तो अम्लीय होते हैं ना तो एसिड होते हैं, और कुछ पदार्थ जो है ना तो क्षारीय होते हैं। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। जैसे उदाहरण शराब, जल, ग्लूकोज, पानी, टेबल नमक, तो ये सब क्या है न्यूट्रल सब्सटेंस हैं। चलिए अब इसमें हम बात करने वाले हैं फैक्ट की। जी हाँ, इसमें फैक्ट है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें फॉर्मूले भी हैं, वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या है वो फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, जी हाँ दोस्तों, आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है, आपने सुना ही होगा, जिसने हमारे कई स्मारकों को क्षतिग्रस्त कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, यानी कि एसिड रेन पैदा कैसे होती है। एसिड रेन जो है वो आपका कारखानों की चिमनियां और कारों की, वाहनों की हो गया, उसकी प्रदूषण गैसों से निकलने वाली आपका प्रदूषण जो हो गया, वो गैस हो गया, वो क्या होता है पानी की, जी हाँ दोस्तों, बारिश की पानी में घुलकर
क्या करती है, एसिड रेन पैदा करती है। बारिश के पानी में आपकी कारखानों की प्रदूषण हो गई, गाड़ियों की प्रदूषण हो गई, तो वो आपका बारिश के रेन में मिलकर क्या होता है, घुलकर एसिड पैदा करती है, जो हमारे स्मारकों हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सब को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपका फैक्ट हुआ। ये फैक्ट जो है इसमें फॉर्मूला भी है कि फॉर्मूला आपका क्या है कि आपका CO2 मतलब आपका कि कार्बन, जी हाँ, मैं अगर यहां पर अगर लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है, तो इधर तो आपने लिख लिया होगा, इसको बनाता है कार्बोनिक क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसको आपने लिख लिया होगा। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 सिंपल तरीके से, प्लस वाटर यानी H2O, तो ये क्या बनता है, तो कार्बोनिक एसिड बनता है, यानी कि H2CO3, तो ये बनता है, ये फॉर्मूला हुआ। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बनाती है, तो ये बनाती है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यानी कि आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका SO3 प्लस वाटर हो गया H2O, तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी H2SO4, तो ये इसका फॉर्मूला बनाता है। तो ये हुए फैक्ट, ये क्वेश्चन है, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूला आपका आ सकता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आसान है। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये दोस्तों पार्ट 1 था, और वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को दोस्तों के पास। ये पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको जल्दी वो वीडियो मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैं आगे सॉल्ट के बारे में पढ़ाएंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।